Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and today we are going to discuss about process of fabric to apparel manufacture. Fabric से apparel कैसे बनता है, process क्या होता है, steps क्या होते हैं, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे फर्स्ट स्टेप होता है फैब्रिक सिलेक्शन और इंस्पेक्शन का, विच इज़ ऑब्वियस कि अगर आप कोई कपड़ा बनाना चाहते हैं, कोई ड्रेस बनाना चाहते हैं, सबसे पहले आप कपड़ा सिलेक्ट करते हैं, राइट. फैब्रिक किस तरीके का है, डिज़ाइन क्या है, कॉस्ट क्या पड़ रही है आपको, ठीक है. इंस्पेक्शन होता है मतलब कपड़ा जो जिस तरीके का आप कपड़ा बनाना चाहते हैं, जो जिस तरीके का आप ड्रेस बनवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जैकेट बनवाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो कपड़ा है या नहीं है ना. जैसे अगर जैकेट या स्वेटर बनता है तो निटेड फैब्रिक जो यूज़ किया जाता है, अगर उसकी जगह दूसरा यूज़ करेंगे तो जो हमें उसके फीचर्स चाहिए, जो हमें उसका फंक्शन है, वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना. तो डिफेक्ट्स भी चेक होते हैं, इंस्पेक्शन होता है, कहीं से कुछ डिफेक्टेड पीस तो नहीं है, फटा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, ठीक है. ये सारी चीज़ें चेक होती है. अगर डिफेक्टिव फैब्रिक होता है तो डाउनस्ट्रीम लॉस भी होता है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप है फैब्रिक स्प्रेडिंग का. फैब्रिक को स्प्रेड किया जाता है, ठीक है, लेयर्स में, या फिर अगर हम बात करें जो इंडस्ट्री लेवल पर है, लार्ज स्केल पर अगर काम चल रहा है, ठीक है, तो लेयर्स में फैब्रिक को ले किया जाता है. जिस तरीके से आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें मशीन का यूज़ हो रहा है, ठीक है. अगर एक शर्ट बनती, जैसे हम नॉर्मल किसी टेलर को या किसी डिज़ाइनर को अगर आप अपना ड्रेस बनाने के लिए देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मैनुअल स्प्रेडिंग करते हैं. पूरा कपड़ा खोल करके अच्छे से देखते हैं, टेबल पे स्प्रेड करके देखते हैं, ठीक है. और वहीं अगर लार्ज स्केल पर हो रहा है तो मैकेनिकल स्प्रेडर, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है वैसा ऑटोमेटिक स्प्रेडर, ये सब यूज़ किया जाता है. तो इसका होता क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या है फैब्रिक स्प्रेडर का, कि हमें पता चलता है ग्रेन अलाइनमेंट कैसा है. मतलब कि आपको समझ में आएगा कि कपड़ा किस तरीके से बनेगा, कहाँ पर वेफ्ट है, कहाँ पर वीव आ रहा है, जो कपड़ा है उसका फॉल कैसा है ना. जिस तरीके से आप देखेंगे फॉल कहाँ पड़ रहा है, वैसा फिर आगे आपका ड्रेस बनेगा, ठीक है. इससे टेंशन कंट्रोल रहता है. थर्ड स्टेप है पैटर्न मेकिंग एंड मार्कर प्लानिंग, ठीक है. अब जो हमने ब्लॉक्स बनाए थे, या फिर हमारे पास में जो ब्लॉक्स नहीं है, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, अगर ऑलरेडी है तो उसके अकॉर्डिंग, ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग जो ड्राफ्टिंग होती है, ड्राफ्टिंग यानी कि मार्क कर दिया जाता है. मान लीजिए आपको शर्ट बनानी है, ठीक है, तो शर्ट के का जो ऑलरेडी ड्राफ्ट आपके पास रखा है या ब्लॉक आपके पास बनाया रखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग पैटर्न मार्क कर दिए जाते हैं, ठीक है. पैटर्न्स प्लेस एफिशिएंटली ऑन फैब्रिक, मार्कर एफिशिएंसी इफेक्ट्स कॉस्ट डायरेक्टली, ठीक है. तो यहाँ पर होता यह है कि जितने अच्छे से मार्किंग होगी उतने अच्छे से आगे जो फैब्रिक है आपका उसकी कटिंग होगी, ठीक है. और कटिंग सही होगी तभी जा कर के सही कपड़ा बनेगा, सही ड्रेस बनेगा, ओके. देन फोर्थ स्टेप होता है फैब्रिक कटिंग का, है ना. अब हमने मार्क तो कर लिया है, अब हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है. तो कटिंग के मेथड्स होते हैं मैनुअल कटिंग, यानी कि अगर आपने अपना ड्रेस किसी टेलर या डिज़ाइनर को दिया है तो वो मैनुअल कट करें, क्योंकि एक ड्रेस बनना है, वो भी आपके अकॉर्डिंग बन रहा है, ठीक है. लेकिन अगर कोई लार्ज स्केल पर काम कर रहा है, लार्ज स्केल पर कई सारी टी शर्ट्स बन रही हैं, तो कटिंग कैसे होती है, फिर एडवांस लेवल पर होती है, मशीन से कटिंग होती है, या लेज़र कटिंग होती है, बैंड नाइफ कटिंग होती है, ठीक है. ये इस तरीके से होती है मशीन के थ्रू. तो यहाँ पर एक्यूरेसी जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब जो आपने मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग ही कटिंग होनी चाहिए. अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो फिर गारमेंट में एसिमेट्री आ सकती है, या फिर सिलाई में प्रॉब्लम आ सकती है. फिर है बंडलिंग और नंबरिंग, ठीक है. ये तब होता है जब लार्ज स्केल पर काम होता है ना. अब नॉर्मल अगर हमने मैनुअल कटिंग करी है तो हमें पता है कौन सा पार्ट कहाँ जोड़ना है. बट अगर आपने लार्ज स्केल पर काम चल रहा है तो बहुत सारी कटिंग हुई, मशीन से कटिंग हुई, मतलब बहुत सारे पार्ट्स कट हुए. अब वो हर एक पार्ट को बंडल बना करके रखना चाहता है जिससे कि मिसमैच ना हो, है ना. तो बंडल को या तो मार्क कर दिया जाता है, मार्किंग दे दी जाती है, उसमें नंबर दे दिया जाता है कि ये वाला पार्ट जो है नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है. फिर उसके बाद जब सिलने के लिए आगे वो जाता है, स्टिचिंग के लिए आगे जाता है, सॉरी, तो उसे असेंबल कर दिया जाता है और स्टिच कर दिया जाता है, ठीक है.
तो जो कट कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें साइज के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग उनको बंडल करके नंबरिंग दे दी जाती है, जिससे कि मिसमैच ना हो, शेड वेरिएशन ना हो। ठीक है, एक ही शेड का एक बंडल बनेगा एक साथ, है ना, दूसरे शेड का नहीं होगा। तो इस तरीके से बंडलिंग और नंबरिंग होती है, जो कि मोस्टली लार्ज स्केल पर होती है। शॉर्ट स्केल पर या छोटी इंडस्ट्री या फिर एक पर्टिकुलर जो सिंगल अगर टेलर या डिज़ाइनर होता है जिसको सिर्फ एक डिज़ाइन बनाने के लिए आपने दिया है, वो ये वाला जो स्टेप होता है उसको स्किप कर जाते हैं। ठीक है, फिर आता है सुइंग और असेंबलिंग। यहाँ पर जो पार्ट्स हमने रखे थे नंबरिंग करके, उसको असेंबल किया जाता है ऑपरेशन के लिए। ठीक है, मतलब अगर एक शर्ट बननी है, अब एक शर्ट की बारी आई है कि इसको सिलना है, तो उसके सारे पार्ट्स इकट्ठे करे जाते हैं। ठीक है, इकट्ठे करके फिर उसको स्टिचिंग किस हिसाब से होनी है, जो हमारा ड्राफ्ट बना था उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, सीम्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वेरियस इंडस्ट्रियल मशीन्स बहुत सारी यूज़ होती है इसमें। नॉर्मल एक लॉक स्टिक मशीन नॉर्मल होती है, वो भी यूज़ करी जा सकती है। असेंबली लाइन सिस्टम कॉमन होता है यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट लेबर इंटेंसिव स्टेज होती है, मतलब यहाँ पर जो है ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से, और यहाँ पर एक ह्यूमन का, एक इंसान का जो हम कहते हैं कि रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक ये लेबर इंटेंसिव स्टेज है, मतलब कि पर्सन के गाइडेंस में होना चाहिए। सिर्फ मशीन के ऊपर हम इस काम को नहीं छोड़ सकते, स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बाद गारमेंट बन जाता है। फिर होती है प्रेसिंग और फिनिशिंग। शेप अपीयरेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रेस करे जाते हैं कपड़े, है ना, ताकि आपको प्रॉपर क्रीज जो है वो हट जाए, प्रॉपर सिलाई दिखे, प्रॉपर अटैचमेंट्स दिखे, प्रॉपर जो शेप हम ड्रेस का बनाना चाह रहे थे वो दिखे, इसलिए प्रेसिंग होती है, फिनिशिंग होती है। क्रीजेस और पकर्स, मतलब अगर कहीं से धागा निकला हुआ है तो उसे हटा दिया जाता है, क्रीजेस हटा दी जाती है। प्रेसिंग हैपन्स थ्रू आउट, नॉट ओनली एट दी एंड। थ्रू आउट भी प्रेसिंग होती रहती है, सिर्फ एंड में ही प्रेसिंग नहीं होती है ना। तो और कोई कपड़ा, मान लीजिए अगर कोई कपड़ा जुड़ भी रहा है सिलाई करने के टाइम पर, अगर उसमें बहुत ज़्यादा सल हैं तो उसमें सिलाई भी प्रॉपर नहीं आती। ठीक है, तो क्या किया जाता है, स्टिचिंग के टाइम पर भी प्रेसिंग करके कपड़े को प्रॉपर स्ट्रेट प्रॉपर कर दिया जाता है। देन 8th स्टेप कहता है ट्रिमिंग और इंस्पेक्शन आती है। ट्रिमिंग इंस्पेक्शन यानी कि यहाँ पर अगर कोई लूज थ्रेड निकल रहा है, धागा कहीं से निकल रहा है, तो उसे काटा जाता है। फिनिशिंग होती है जिसको बेसिकली क्वालिटी चेक्स होता है कि जिस तरीके का कपड़ा हम चाहते थे वैसा बना है या नहीं बना है ना। इन लाइन फाइनल इंस्पेक्शन ये सब कुछ रहता है। अगर बहुत सारे कपड़े बने हैं बल्क में इंडस्ट्रियल लेवल पर, तो हर एक कपड़े का साइज चेक किया जाता है कि सारे प्रॉपर बने हैं, प्रिसाइज बने हैं या नहीं है, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा बनेगा देन दैट इज़ नॉट अ क्वालिटी, जो हम चाह रहे थे वो नहीं बन पाया, फिर से वापस दोबारा उसको ठीक किया जाता है। 9th स्टेप होता है पैकेजिंग और डिस्पैच। अब यहाँ पर क्या हो गया, कपड़ा हमारा बन चुका है, इंस्पेक्शन हो चुकी है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, कहीं एसिमेट्रिकल तो नहीं बन गया है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई है, वो सब चेक करके फाइनल इंस्पेक्शन पे जो पास होते हैं उनको फिर प्रॉपर उनकी पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग में क्या होता है, फोल्डिंग, लेबलिंग, पैकिंग और शिपमेंट होता है। दिस स्टेज हाइड्स और एक्सपोजेस ऑल प्रीवियस मिस्टेक्स। यहाँ पर हमको प्रीवियस मिस्टेक्स जो है वो सारी पता चल जाती हैं। ठीक है, हमने अगर कोई गड़बड़ करी होती तो वो वाला जो पर्टिकुलर अपैरल जो होता है उसे वापस बनने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, तो फाइनल लेबलिंग, पैकिंग, शिपमेंट। लेबलिंग कैसे होती है ये हम आगे यूनिट जो आएगा, मतलब और टॉपिक जो आएंगे उसमें हम पढ़ेंगे। लेबलिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें आपने देखा होगा कपड़ों के पीछे एक लेबल लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे आयरन नहीं करना है, या आयरन करना है तो कितने डिग्री पर करना है, कैसे पानी में वॉश करना है। ठीक है, ये सब लिखा होता है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए पैकेजिंग और डिस्पैच इस तरीके से होता है, ये आप समझे। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। जल्दी से दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कितने टाइप्स के गारमेंट्स होते हैं, नेक लाइन कितने टाइप्स की होती हैं, स्लीव्स कितने टाइप्स की होती हैं, थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करें, क्योंकि आई थिंक डायग्रामेटिकली आप समझेंगे तो इसको ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, समझ पाएंगे। सो तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट, एंड कीप वॉचिंग नचरनेट। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू सो मच।